हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। साथियों, आपने यूटेट का फॉर्म भर रखा है तो फिर उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो आपको बता दूं, यूटेट प्रथम आपने अगर भर रखा है प्राइमरी वाला, तो उसके लिए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है पर्यावरण अध्ययन वाला। ठीक है, ईवीएस वाला जो पार्ट होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मैथ्स भी आती है। किसी की मैथ्स में अगर सही कमांड नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे, पूरा एवरेज कहाँ निकालना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है, ईवीएस में पर्यावरण अध्ययन में निकालना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं 5 साल के, जी हाँ, पिछले 5 साल के पेपर्स लेके आया हूँ, जिसको हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग कहाँ इतना घूमोगे यार, कहाँ ढूंढोगे। ठीक है ना, तो आपको मैं यहाँ से 2018, 19, 20, 21 और 22 5 सालों का ईवीएस में जितने क्वेश्चंस आए थे उनको हम फटाफट से यहाँ पर एक मैराथन के रूप में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 22 देखेंगे, फिर 21, फिर 20, फिर 19, फिर 18, इस तरीके से हम देखने वाले हैं। अगर आप पर्टिकुलर अलग अलग देखना चाहते हैं तो वो भी हमारी प्लेलिस्ट यूटेट बनी हुई है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास 2022 का पेपर। देखिए, आपदा प्रबंधन निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है? तो साथियों, ये आता है संवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, हिंदी में भी आप देख सकते हैं, जिसमें आपको सही लगता है आप उसमें स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षा के छात्रों से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना कि आपको क्यों लगता है कि रेगिस्तानी इलाकों में कई पेड़ नहीं उग सकते हैं, निश्चित रूप से किस अधिगम संकेतक की उपलब्धि को दर्शाता है। तो भाई, किसी छात्र से आप पूछ रहे हैं कि भाई बताओ, रेगिस्तान में या रेगिस्तानी इलाके जो हैं वहाँ पर पेड़ क्यों नहीं उग सकते हैं, तो आप उससे स्पष्टीकरण ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या दर्शाता है? स्पष्टीकरण दर्शाता, ऑप्शन बी ठीक होगा। नेक्स्ट है, राजेश कक्षा 5 के शिक्षक हैं, वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? साथियों, आप देखेंगे जो प्रत्येक विद्यार्थी है या प्रत्येक शिक्षार्थी को एक पौधे को अपनाने के लिए कहेंगे और उसका पालन पोषण करना है और उसको संरक्षित करना है। ठीक है, तो उसको इन चीज़ों के लिए आप क्या करेंगे, अभिप्रेरित करेंगे एज ए टीचर, कक्षा 5 के टीचर होने के नाते। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। आपको बता दूं मैं, जैसे आजकल है ना, पर्यावरण दिवस पे क्या करते हैं लोग, फोटो खिंचाने के लिए एक पेड़ पकड़ा और उसको लगा दिया, उसके बाद वो जिंदा है, मर गया, क्या है, कोई उसकी सुध नहीं लेता, कुछ नहीं। अगले साल फिर एक प्लांट पकड़ेंगे, उसको लगा देंगे। सबसे बढ़िया ये है, हर साल एक पेड़ लगाने से अच्छा ये है कि आप एक साल में एक पेड़ लगाओ और उसकी देख रेख करके उसको बड़ा करो। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ज़्यादा ज़रूरी रहेगी कि ये नहीं कि हर साल एक पेड़ लगाओ और उसको मरने के लिए छोड़ दो। चलिए आगे शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल ठीक होगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। इको मार्क से संबंधित है। देखो, इको नाम में आया है ना, तो इको जहाँ पर आ जाए तो आप क्या करेंगे, पर्यावरण से संबंधित आपका आ जाएगा। तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं के लिए इको मार्क जो है दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई? तो किससे भाई? देखिए, ऑप्शन क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पर देखेंगे आप, ऑप्शन बी में है आपका। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन क्रेडिट। ठीक है, चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? देखिए, कृत्रिम मतलब जो मानव के द्वारा बनाया गया है। देखिए, मानव क्या करता है, मानव के द्वारा क्या बनाया जाता है, घास का खेत जो है, धान का खेत जो है, ये मानव के द्वारा बनाया जाता है। तो एक प्रकार से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। ठीक है, घास का मैदान, वन और झील ये खुद निर्मित होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। चलिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, बाकी इस वाले पार्ट को मैंने अपने डिटेल वीडियो में भी बनाया हुआ है। आप चाहें तो बाकी अगर ऑप्शन में भी आप चर्चा चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर सिंगल वीडियो देख सकते हैं। ये मैराथन है तो हम इसमें फटाफट आपको आंसर बताते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट है, आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है? तो भाई टुंड्रा। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश आप कहते हैं ना, तो टुंड्रा आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम है। आगे बढ़ेंगे। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपको पता ही है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में इसकी स्थापना होती है, तो इसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान, हेली नेशनल पार्क इसका नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन सभी पशुओं पर रंग भरने के लिए कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप से क्या उद्देश्य है? देखिए, जो पशु हमारे घरों में नहीं रहते उनके चित्र देता है और उनसे बोलता है कि इन पर रंग भरो। सबसे पहले तो बच्चे क्या दिखाएंगे, इस पर क्रिएटिविटी दिखाने वाले हैं। ठीक है,
देखना चाहेगा कि बच्चे कितने क्रिएटिव हैं, इसमें किस प्रकार से रंगों का उपयोग करते हैं, कितना क्या सृजनात्मकता इसमें दिखाते हैं, यानी कि सृजनात्मकता का विकास करना वो चाहता है। ऑप्शन ए फर्स्ट वाला तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक ही है भाई। उसके बाद अवलोकन का विकास करना, ठीक है, तो वो क्या चाहता है, ऑब्जर्वेशन स्किल का भी डेवलप करना चाहता है, बिल्कुल ठीक है। बच्चों ने कितना एब्जॉर्ब किया है उस चीज़ को, ठीक है, ऑब्जर्व किया है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, बिल्कुल सही बात है। क्लासिफिकेशन स्किल का भी डेवलपमेंट करना चाहता है वो, ये भी सही है। डाटा संग्रहण करना तो ये नहीं होगा ना, डेटा को संग्रहण करना यहाँ पर नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन से में 1 2 3, ऑप्शन डी में सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने का पर्याप्त अवसर दिया जाता है, यह इंगित करता है कि, तो क्या इंगित करेगा दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन क्या है, बाल केंद्रित है, ठीक है। चाइल्ड सेंट्रिक इसको बोला जा सकता है, या चाइल्ड सेंटर्ड जो है एजुकेशन होती है ना, तो वही है। तो इसमें बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने का पर्याप्त अवसर दिया जाता है। नेक्स्ट करेंगे, निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है। जल संरक्षण में कृषि में सहायता करेगी साथियों। देखिए, कृषि भूमि की कम या शून्य जुताई, देखिए अगर जुताई जितनी कम होगी तो उसमें जल संग्रहण थोड़ा ज़्यादा रहेगा। खेतों में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, ये भी ठीक है। और फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, ठीक है। इन तीनों प्रक्रियाओं से जो है जल संरक्षण में सहायता हो सकती है। तो यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपके ये जीके के लिए भी, जनरल नॉलेज या जीएस के लिए भी ये क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो साथियों ये महाराष्ट्र इसका सही जवाब है, महाराष्ट्र में पानी पंचायत प्रारंभ हुई है। निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका नाम है कॉलीफॉर्म, ठीक है। तो कॉलीफॉर्म जो है ये जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है। चलिए बात करेंगे अगला, निम्न में कौन सा पोषक चक्र सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित कौन सा होता है। तो यहाँ पर कार्बन चक्र जो है इससे सीधा संचालित होता है। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही नहीं है भाई, यहाँ पर जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। देखिए सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेते तभी समझ में आएगा ना। जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल है, बिल्कुल सही बात है। जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ठीक है, ये इतना इफेक्टिव नहीं है। लास्ट में देखेंगे, जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान बिल्कुल देगा ये समाधान। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, तो भाई ये भी ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर को ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। तो कौन सा नवीकरणीय स्रोत है, सभी को पता होगा, सौर ऊर्जा जो है सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बार बार आता है, ये जनरल नॉलेज में भी आता है, एजोला। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। देखिए अम्ल वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा देखिए सल्फर ये है H2SO4, ठीक है। तो H2SO4 यहाँ पर को अम्ल वर्षा के लिए सबसे अधिक जो है इससे होती है। आगे बढ़ेंगे, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है। तो भाई किस्से कहानियाँ, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में ये सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। निम्न में से कौन से कथन में शिक्षक का उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य नहीं है। देखिए रद्दी से बनाना चाहता है तो कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, देखिए भाई ये तो नहीं होगा ना, इनका निर्णय करना इसका उद्देश्य नहीं होगा। चलिए बाकी देख ले, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, बिल्कुल ठीक है। बच्चों को पुनर्चक्रण पुनः प्रयोग वगैरह से मतलब इसकी संकल्पना समझाना, कॉन्सेप्ट समझाना, ये भी ठीक है। कूड़े से बने श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित भी की जा सकती है, तो यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, दूसरी कक्षा की शिक्षिका तनुजा को फूल से संबंधित विषय के बारे में पढ़ाता है, उसे क्या करना चाहिए। तो भैया उसे क्या करना चाहिए, बच्चों को स्कूल के बगीचे में ले जाना चाहिए जहाँ पर बहुत सारे फूल हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट है, एकीकृत पर्यावरण विज्ञान के रूप में ईवीएस अध्ययन का क्या महत्व है। तो ईवीएस अध्ययन का महत्व क्या है भाई, देखिए पर्यावरण विज्ञान के रूप में तो प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से संबंध स्थापित करने में जागरूक और सक्षम होना, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देश में पर्यावरण कानूनों की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, 145 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो ये सुब्रमण्यम समिति था। ठीक है, सुब्रमण्यम समिति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में वन्य जीवन का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे साथियों। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भी ये आता है, निर्देशक सिद्धांत और 7वीं अनुसूची, ये सभी के अंतर्गत आता है, लेकिन ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न ताप परिरक्षण, जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, तो इस तकनीक के द्वारा संकटग्रस्त जातियों के बीजों और परागकणों को लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो किस में किया जाता है ये आपको इसमें बताना है। तो साथियों, जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है तो इसमें इसको किया जाता है। मैंने आपको बताया था जो तरल नाइट्रोजन होती है इसका टेम्परेचर कितना होता है, जब आप इसको पानी में डालते हैं तो कोहरा बन जाती है ना। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें मैंने जब इसका डिटेल्ड वीडियो बनाया था उसमें समझाया था, इसके बाद आप उसको उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। चलिए, वे प्रजातियाँ जो एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होती हैं वो एक क्या कहलाती हैं? तो वह स्थानिक प्रजातियां कहलाती हैं, विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होती हैं जो। ठीक है, वायुमंडल की किस परत में वर्षण, आंधी, बादल, गर्जन, बिजली, चमक आदि होती है? तो ये तो भाई कॉमन क्वेश्चन है, ये आपका जीएस में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, जैविक कचरे से भरपूर घरेलू सीवेज के प्रवाह वाली नदी का परिणाम क्या हो सकता है? तो साथियों, ऑक्सीजन की कमी से मछलियों की मौत इससे हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। तो रहा ये आपका जो था क्वेश्चन, यहाँ पर 30 क्वेश्चन मैंने 2022 से कर लिए। अब हम चलते हैं 2021 के पेपर की तरफ को। ठीक है, 2021 के पेपर का पहला क्वेश्चन है, भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका कारण यह है साथियों, ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती है, यानी कि इनका ये डिकम्पोज नहीं हो पाती हैं जल्दी से। ठीक है ना, तो इसीलिए इनका उपयोग नहीं होना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। विश्व का सबसे तेज़ी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? सबसे तेज़ी से जो घट रहा है वो आपको पता ही होगा दोस्तों, वो कौन सा है? वन जो है सबसे तेज़ी से घट रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? शैक्षणिक भ्रमण जो है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करते हैं। ठीक है, शैक्षणिक भ्रमण जो होते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों आप देखेंगे, शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण को दूषित होने से बचाना जो है पर्यावरण शिक्षा का अभिप्राय है। ठीक है, ध्यान रखना इन क्वेश्चंस में। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे दोस्तों, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो दृश्य श्रव्य सामग्री टीचिंग एड्स में आप पढ़ते हैं, तो उसके आधार पर आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। तो आप जो है टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करेंगे जिसमें दृश्य श्रव्य सामग्री का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का उपयोग वो कर पाएँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा आपको ब्लर दिखाई देंगे, मैं पढ़ देता हूँ, आप अंदाज़ा लगा लेना दोस्तों, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लो 2-4 क्वेश्चन के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा है एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में। ठीक है, तो एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं तो दिया गया है, तो किस लिए दिया गया है? तो ये आपको इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप देखेंगे, चिंतन और विस्मय के लिए विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, चिंतन और विस्मय के लिए विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक जो प्रश्न होते हैं उनको पूछती रहती है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य ... में सुधार करना है। तो वो किस चीज़ में सुधार करना चाहती है दोस्तों? वो चिंतन कौशलों में विकास करना चाहती है। ठीक है, उसके चिंतन कौशलों में इससे सुधार होगा। आगे बढ़ेंगे। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। तो शिक्षक का अभिप्राय क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हमने रद्दी सामग्री से भी पढ़ा था, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे उसका ये है कि कक्षा के क्या अभिप्राय नहीं है। सेम यही क्वेश्चन था, तो वह श्रेष्ठ विद्यार्थियों का चयन करना नहीं था, बाकी सारी चीज़ें सही होंगे। चलिए अब यहाँ से क्वालिटी सही आ गई है। देखिए, संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है?
ये क्वेश्चन जो है लगभग 1-2 साल में हर बार रिपीट होता है। तो सागर जो है यहाँ पर जो है ओशियन क्या है, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आते हैं। देखिए 2022 में भी आया है, 2021 में भी ये आया है। जिन लोगों ने पुराने पेपरों का अध्ययन किया है तो उन लोगों के लिए ये वहाँ पर आसान हो जाते हैं। बात करेंगे गाँव में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, क्योंकि देखिए क्यों करते हैं भाई, ये आसानी से उपलब्ध होती है और फिर ये सस्ती भी होती है, इसीलिए गांव में लकड़ी का उपयोग लोग करते हैं। मृदा अपरदन इसके द्वारा रोका जा सकता है। तो वनों का विकास करके जो है क्या करते हैं, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगाकारी योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो गंगाकारी योजना की 1986 में हुई थी, 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी। रेडियो एक्टिविटी की तीव्रता किस में मापी जाती है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी जो है इसकी तीव्रता किस में मापी जाती है, क्यूरी में मापी जाती है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी भाई, ठीक है, कमेंट करके जल्दी से बताएंगे आप। नेक्स्ट है, माइकोराइजा किस में पाया जाता है। तो ये सूखी त्वचा में, पाइनस में पाया जाता है, चीड़ में पाया जाता है माइकोराइजा। ठीक है, टिटनेस का रोग होता है कान के कम दृष्टि, सूखी त्वचा या हृदय की धीमी धड़कन। तो आप देख पा रहे होंगे कान से निरंतर एक घंटी की आवाज़ सुनाई देती है जिसको टिनिटस कहते हैं। टिटनेस नहीं था, टिनिटस था। ठीक है, इसमें टिन की आवाज़ सुनाई देती है। चलिए बात करेंगे, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। ठीक है, वायु का प्रदूषण इसमें से एक्सीकरण CO2, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, SPM कण और SO2 गैस। तो इसमें से जो नहीं करती है वो है एक्सीकरण। ठीक है, ये वायु का प्रदूषण नहीं करते हैं, लेकिन आपकी स्किन को, आपके हार्ट को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है, लघु हिमयुग के लिए उत्तरदायी कारक है। तो ये कौन सा है दोस्तों, ज्वालामुखी धूल जो है ये लघु हिम के लिए उत्तरदायी कारक है। और रहीम एक तालाब बनाकर पानी भरकर उसमें मछलियां डालता है, लेकिन तालाब में मछलियां जीवित नहीं रह पाती। इसका क्या कारण हो सकता है भाई। ठीक है, तो इसमें जो है पानी में जो घुलित ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा कम होने की वजह से मछलियां मर जाती होंगी, तो इसलिए यही कारण इसका रहेगा। सुरेश ने खेत में मटर बोने के बाद उसी खेत में बिना खाद का प्रयोग करके गेहूं का ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया। इसका क्या कारण है भाई। देखिए मटर के जो जड़ें होती है उसमें राइजोबियम नामक एक जीवाणु होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल देता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर खाद का उपयोग करना कोई ज़्यादा वहाँ पर उपयोगी नहीं रहा। तो ऑप्शन सी ये अच्छा रहा, अच्छी पैदावार हो गई। मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए मृदा के बारे में ये देना है। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे आप, मृदा भोजन और लकड़ी का मुख्य आधार है। बिल्कुल ठीक है, मृदा एक प्रमुख संसाधन है। ठीक है, सभी समुदाय एवं उनकी संस्कृतियाँ मृदा पर आधारित होती हैं। ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही होगा। 1 और 2 सही हैं। ठीक है, तीसरा सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा एक पृथ्वी के क्रस्ट का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑक्सीजन जो है पृथ्वी के क्रस्ट का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। चलिए उसके बाद, भारत में निम्न में से किस प्रकार का वनावरण सबसे अधिक पाया जाता है। तो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वनावरण जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन सी। एक प्रजाति के हमेशा के लिए विलुप्त होने की प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है। तो पहला चरण इसमें होता है स्थानीय विलोपन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक स्तर पर जल के बारे में सही है। तो दोस्तों ये है, पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद है लेकिन फिर भी इसकी कमी है। तो ये जल के बारे में बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो भाई हाइड्रोजन जो है ना सबसे कम न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी का अजैविक घटक है। तो अजैविक घटक पौधे, कवक, ह्यूमस, बैक्टीरिया। देखिए पौधे जो है जैविक है, कवक जैविक है और बैक्टीरिया भी जैविक है। तो एक ऑप्शन आपके पास रह जाता है ह्यूमस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मानव जब अल्ट्रावायलेट किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाता है तो तब उसमें क्या होता है। देखिए भाई अल्ट्रावायलेट किरणों से क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति होती है। बिल्कुल सही बात है। और त्वचा का कैंसर होता है, ये भी ठीक है। तो यानी कि 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो भाई ये दांतों को प्रभावित करता है फ्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाले प्रदूषण के प्रकार। तो ये जो है आप देख पा रहेंगे, जल प्रदूषण जो है इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। ये देखिए,
ठीक है, ऑप्शन बी, सॉरी, जल प्रदूषण नहीं, वायु प्रदूषण इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, जल प्रदूषण का कहने का मतलब है जो एसिड रेन है, अम्लीय वर्षा जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके आधार पर आप जल प्रदूषण लगा सकते थे, जैसे अभी मैंने बोल दिया। लेकिन वो जल प्रदूषण के अंदर नहीं आएगा, वायु प्रदूषण के अंदर ही आएगा, क्योंकि एसिड रेन जो होती है तो वायु में वो विभिन्न प्रकार की गैसों के मॉलिक्यूल और धूल कण वगैरह, जल वाष्प के कण, ये सारे जो है वायुमंडल में चले जाते हैं, वायु प्रदूषित हो जाए। जब बारिश होती है तो उसके साथ ही वो वापस धरती पर आ जाते हैं, तो इसीलिए वायु प्रदूषण इसका कारण होगा। ठीक है दोस्तों, ये गलती नहीं करनी है। चलिए बात करते हैं, अब हमने 2021 देख लिया, अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेपर 2020 के पेपर पे। 2020 का पहला क्वेश्चन है, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अधिक मात्रा में जिसमें पारा पाया जाता है तो उससे मिनी माता रोग होता है, आपको सभी को पता है। प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1996 में प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। दोस्तों ओजोन परत का ह्रास जो हुआ है वो दक्षिणी ध्रुव पर सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं होगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दोष रहित जल संरचना, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होने वाला है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसको WII कहा जाता है, तो ये कहाँ पर स्थित है। तो ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज अपने छात्रों को यह सुझाव देना चाहता है कि कैसे एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम तरीके से योगदान दे सकता है। तो उसका सबसे अच्छा सुझाव क्या होगा। यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें, निजी वाहन। देखिए यात्रा अगर करनी है तो सार्वजनिक प्रणाली का जो वाहन होंगे उनका ही उपयोग होना चाहिए। सभी लोग अपने पर्सनल गाड़ियों को लेकर जाएंगे तो गाड़ियों की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी, उससे वायु प्रदूषण वगैरह भी बढ़ेगा, ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ेगा और उससे आवागमन में असुविधा भी देखने को मिलेगी। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होने वाला है। बार बार घर जाने से बचें, ऐसा नहीं है कि बार बार घर से बाहर जाने से बचना, क्योंकि ज़रूरी काम होंगे तो वो तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, और सबसे अच्छा सुझाव यही होगा, बाकी ये भी ठीक सुझाव हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो कौन से हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सभी जो है, देखिए क्रियाकलाप जो हैं, कृषि क्रियाकलाप भी हैं, जैसे पुराल वगैरह जला देते हैं, वनों को जलाना है, ठीक है, और एरोसोल कैन का उपयोग करना, तो उपयुक्त तो सभी जो है इसके लिए उत्तरदायी हैं। केंचुआ किसान का मित्र माना जाता है, निम्न में से उसके लिए सही कारण चुनें। तो सही कारण, केंचुआ क्या करता है, मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। उसके बाद केंचुआ खरपतवार खाते हैं, ये भी खरपतवार नहीं खाते हैं केंचुए। ठीक है, मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। और क्या करते हैं, मिट्टी की खुदाई कर देते हैं, एक प्रकार से नीचे सुरंग टाइप की बना देते हैं। ठीक है, तो सुरंग टाइप की बनाने से क्या हो जाता है, वो हवादार हो जाता है, जिससे केंचुए की खुदाई हवा पानी मिट्टी में अच्छी तरह पहुंच पाते हैं। 1, 3 और 4 ये सही रहेगा, इसके लिए ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल उत्पन्न करने वाला पौधा है। तो ये जट्रोफा सभी को पता होगा, इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। 130 है, यह सवाल पूछने पर अगर एक महीने तक बिजली नहीं मिली तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा। तो इसका उद्देश्य क्या है। देखिए आप देखिए यहाँ पर, विवेकपूर्ण ढंग से बिजली का उपयोग करने के लिए छात्रों को संवेदनशील बनाना। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिली तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा, तो इससे क्या होगा, विवेकपूर्ण ढंग से बिजली का उपयोग करने के लिए छात्रों को आप संवेदनशील बना सकते हैं। और इसके बाद इसमें बिजली के स्रोत पर छात्रों का आकलन करना, ये तो नहीं होगा इसका। और उसके बाद छात्रों के कल्पनाशील और सोच कौशल को बढ़ावा देना, बिल्कुल ये भी ठीक है, आकलन करना। तो दोस्तों यहाँ पर ए और सी इसके दोनों सही हैं। ठीक है, जब इसका प्रत्यावेदन लगा था उसके बाद आयोग ने भी इन दोनों को ही, बोर्ड ने इन दोनों को सही माना था, ए और दोनों को सही माना था। ठीक है, बढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाए जाने वाला सामान्य तत्व कौन सा है। तो ये कार्बन होता है। ठीक, कार्बन होता है। झूम खेती पाई जाती है साथियों, झूम खेती मेघालय में पाई जाती है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी पराबैंगनी किरण सबसे खतरनाक होती हैं। पराबैंगनी किरण, अब यहाँ पर देखो अल्ट्रावायलेट बी, ठीक है, अल्ट्रावायलेट बी सबसे खतरनाक होती है और अल्ट्रावायलेट सी, ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो इसका आंसर बी और सी दोनों होगा। आगे बढ़ेंगे। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये एम्स्टर्डम में जो है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। आगे बढ़ेंगे। नदी के जल में प्रदूषण स्तर मापा जाता है, तो किस में मापा जाता है, BOD के द्वारा मापा जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं, हरित मफलर संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरित मफलर बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को ये बताया हुआ है। तो ये ध्वनि प्रदूषण से, रोड के जो किनारे किनारे पेड़ों की कतार होती है ना, इसको हरित मफलर बोला जाता है। ये ध्वनि प्रदूषण कम करता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या था? तो पर्यावरण दिवस 2020, अभी आपको 2022 और 23 का भी देख के जाना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन जैसा है उससे रिलेटेड भी आपको देख लेने हैं। तो 2020 का जो था वो था जैव विविधता, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित होगी? प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर लिखवाना, या फिर विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। ये बिल्कुल ठीक है, दिखाना ना, दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का सारणी करें। बिल्कुल ये भी ठीक है, अगर वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो शिक्षण पद्धतियों के बारे में पढ़ा रहे हैं, वायु प्रदूषण के बारे में, तो ये भी ठीक है। दीपावली से पहले और दीपावली के बाद की वायु के नमूनों का अगर शिक्षण अध्ययन किया जाएगा तो उसमें आपको साफ पता चल जाएगा कि वायु कितनी प्रदूषित हुई है और इसका क्या कारण रहा है। पाठ्यपुस्तक, चलिए ये नहीं होगा, तो यहाँ पर बी और सी इसमें भी दोनों सही होंगे। GIS का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका भौगोलिक सूचना प्रणाली इसका पूरा नाम है, यानी कि आप कहेंगे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा। मृत सागर क्या है दोस्तों? ठीक है, मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जो सभी सागरों और महासागरों से ज़्यादा नमकीन है, ठीक है, तो इसको मृत सागर कहते हैं, ठीक है। मृत सागर जो है ज़्यादा नमकीन है सभी महासागरों और सागरों से। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, और जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारी में से कौन सी बीमारी? देखिए, जो समोसे, कटलेट, डबल रोटी, पिज़्ज़ा वगैरह ज़्यादा खाती है तो वो क्या हो, उसको तो मोटापा हो जाएगा, ठीक है ना, वो मोटापा का शिकार हो जाएगी। अब उसके बाद जो जिसमें लौह तत्व की कमी हो, ऐसा भोजन खाने से एनीमिया रोग हो जाता है। तो एनीमिया, ये देखिए ऑप्शन डी में आपका सही हो जाएगा, दोनों है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक है? तो विटामिन ई जो है कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक है, विटामिन ई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? देखिए भाई, कौन सी अनुमति नहीं करेंगे? आप ये नहीं कि बच्चों को अपने घर से बहुत सारी चीज़ें ले जाने को कहेंगे, ठीक है, ये नहीं होगा, नहीं ले जा सकते। जो चिड़ियाघर के जानवर हैं उनको कुछ भी नहीं खिला सकते, बाकी सब ठीक है, ठीक है। और चिड़ियाघर जानवर, उनकी फ़ोटो लेना, और ये कौन जो है विभिन्न जानवरों को खाना खाते हैं ये पता लगाना, उनकी ड्राइंग बनाना, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ जाके आप कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर EVS पाठ्यपुस्तक में कविता और कहानियों की भूमिका होती है। मौलिक अवधारणा की बेहतर समझ को बढ़ाना, ठीक है, तो इसकी कविता और कहानियों की क्या भूमिका होती है, ये कुल मिला के ये पूछ रहा है, ठीक है। तो EVS की पाठ्यपुस्तकों में तो विषय को सीखने में अधिक रुचिकर और मनोरंजक बनाना। जैसे आपको कोई कहानी सुनाता है तो आपको कहानी से बहुत जल्दी याद हो जाती है। मूवी देखते हैं, पूरी मूवी याद हो जाती है। कहानी सुनते हैं दादा दादी के मुंह से तो पूरी कहानी एक बार में याद हो जाती है। तो उन कहानियों का भी यही मकसद है, ताकि आपको उसमें रुचि बनी रहे पाठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को, देखिए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक या कोई भी शिक्षक हो। दूसरा, अभिभावक के विचार को स्वीकार करना, अभिभावक से ज़्यादा मतलब नहीं है। विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट पर ध्यान देना चाहिए, ये भी ठीक है पर्यावरण के शिक्षक को। तो ये दोनों सही, इस क्वेश्चन में भी दोनों सही होंगे। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? ठीक है, तो जो असाइनमेंट होते हैं, तो गुड असाइनमेंट का जो प्राइमरी एम है वो क्या होना चाहिए दोस्तों? अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है, तो अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना जो है इसका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है, भारत में कृषि को प्रभावित करता है दोस्तों वर्षा, ठीक है, वर्षा कृषि को प्रभावित करती है सबसे ज़्यादा भारत में। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? सभी को पता होगा, ये नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, तो जो उसमें कोई इसको भारत भी कर देगा तो ये नेपाल में है।
भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं, तो भूकंप के लिए ये भूपर्पटी पर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन देता है। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन क्या देता है? देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। तो साथियों ये हमने EVS 2020 का भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं EVS के 2019 के पेपर पर। ठीक है, 2019 के पेपर का पहला क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है। तो भाई इसमें चीड़ नहीं पाया जाता, सागौन, आयरनवुड, साल ये सभी पाए जाते हैं। शंकुधारी वनों का वृक्ष कौन सा है? तो इसमें शंकुधारी वनों का वृक्ष देखेंगे आप, स्प्रूस जो है शंकुधारी वनों का वृक्ष है। लेकिन एक ऑप्शन आप देवदार देखेंगे तो ये भी शंकुधारी वनों का ही एक वृक्ष है। तो यानी कि बी और डी ये दोनों होंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट अलमाटी बांध जल विवाद किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों अलमाटी जो है ये किससे संबंधित है? ये तमिलनाडु, कर्नाटक और ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से संबंधित है। ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से अलमाटी बांध है। अलमाटी आंध्रा इस तरीके से। ठीक है, चलिए सर्वाधिक प्रचलित जैव कीटनाशक कौन सा है? तो सभी को पता होगा, ये तो नीम जो है सर्वाधिक प्रचलित जैव कीटनाशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के किस वैचारिक क्षेत्र में पदार्थ के लिए न्यूनतम भंडारण क्षमता है? ठीक है, तो वायुमंडल, न्यूनतम भंडारण क्षमता। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है? ठीक है, ऊर्जा प्रवाह हमेशा एक दिशा होता है दोस्तों। ठीक है, सूर्य से प्लांट्स में जाती है, प्लांट से प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, इस तरीके से एक ही दिशा में इसका प्रवाह होता है। ठीक है, जिसने जैसे बकरी को शेर ने खाया तो शेर से बकरी में एनर्जी नहीं आएगी, बकरी से शेर में ही एनर्जी जाने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन आप देखिए, कार्बन पोषक तत्वों का पारिस्थितिकी तंत्र में पुनर्चक्रण होता है। बिल्कुल ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कार्बन मंद के रूप में होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पुनर्चक्रण में होता है। ऊर्जा का पुनर्चक्रण नहीं होता, मैंने अभी बताया एक दिशीय होता है। श्वसन क्रिया में ऊर्जा उद्गमित होती है। ठीक है, अब ऑप्शन सी यहाँ पर को असत्य है। EIA का पूरा नाम क्या है? ठीक है, EIA का पूरा नाम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है। ठीक है, ये रहा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है इसका पूरा नाम है। बात करेंगे प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, GK GS की वजह से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नील शिशु संरक्षण जल में किस चीज़ की अधिकता के कारण होता है? ठीक है, तो ये भाई मैंने उसमें डिटेल से बता रखा है आपको ये, तो ये नाइट्रेट की वजह से होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, नाइट्रेट। नेक्स्ट है, पीने के पानी में फ्लोराइड्स की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा कितनी होती है? तो भाई 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर होती है। ठीक है, 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा और आंत ज्वर के कारण होते हैं। ठीक है, हैजा और आंत ज्वर है ये किसके कारण से होता है? ये जीवाणुओं की वजह से होता है। ठीक है, जीवाणुओं के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक खनिज नहीं है? तो प्राकृतिक खनिज अब यहाँ पर देखेंगे आप, क्या है? अदह, स्फीति, फॉस्फेट और नाइट्रेट। फॉस्फेट और नाइट्रेट आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन इसमें अदह को एस्बेस्टॉस बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसको मैं कर देता हूँ, ये रहा देखिए एस्बेस्टॉस, और उसके बाद है फेस्फर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन। तो अब देखिए यहाँ पर को प्राकृतिक खनिज इनमें से कौन सा नहीं है? नाइट्रोजन प्राकृतिक खनिज नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण भाई बिजली चमकने से, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु से और उर्वरक से, ये सभी से होता है मेरे भाई। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी यहाँ पर को बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे प्रख्यापित किया गया। ठीक है, तो ये जल अधिनियम, देखिए इसमें भी दो हैं, जल अधिनियम और पर्यावरण अधिनियम। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सही है, ए और सी। भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे प्रख्यापित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई किसमें डेसिबल्स में मापी जाती है? डॉप्सन में मापी जाती है। डेसिबल में ध्वनि की मापी जाती है ना, डॉप्सन में मापी जाती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो ये किया गया था 1986 में, 1986 में किया गया था। नेक्स्ट है, समेकित बाल विकास सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है प्रतिरक्षा करना, समेकित बाल विकास का प्रतिरक्षा। ठीक है, इम्यूनाइजेशन, स्वास्थ्य जांच और सिफारिश सेवाएं,
पूर्व स्कूली और अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर सही होगा। ISO 14000 मानक संबंधित है, तो ये पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, ISO पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा संग्रहित होती है। देखिए सौर ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? कार्बन कार्बन बंध में संग्रहित होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड में। ठीक, चलिए कुछ जीव जैसे घास है, सिंहपर्णी, चूहे, टिड्डी और एक खाली स्थान पर टिड्डी और मल जो है एक खाली स्थान पर रहते हैं, सामूहिक रूप से इन्हें क्या कहेंगे? तो भाई जाहिर सी बात है ये एक कम्युनिटी होगी, है ना, समुदाय होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने में योजना बनाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, जैसे कि आप जो है इस मैराथन में देख पा रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आपको अंदाज़ा भी आ रहा है तो किस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आगे है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज़ खांसी आ रही है, तो इसका कारण क्या हो सकता है भाई? ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई है। बिल्कुल सही बात है। तो ये कारण हो सकता है, जब वो ईंधन उपले जलाती है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई है। उसके बाद जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया, ये भी ठीक है। तो ये दोनों सही होंगे इसके लिए। ठीक, चलिए आगे है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहेलियाँ शामिल करने का बच्चों में अवलोकन चिंतन शक्ति का विकास करना, ठीक है। बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना, ये भी ठीक है भाई, ठीक है। और बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित, देखिए पहेलियाँ वगैरह सुना के उनके मस्तिष्क को भ्रमित करना ये उद्देश्य नहीं है। बाकी सृजनात्मक चिंतन और योग्यता उत्सुकता का विकास करना ये भी है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर के भोजन के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप पाते हैं कि छात्र पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपने देखा थोड़ी देर पहले भी हमने इस प्रश्न को देखा था, तो ये क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट हो गया है। तो इस प्रकार से पाठ को रोचक बनाने के लिए मैंने कहा था आप दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे, जिससे कि पाठ में रुचि बनी रहेगी। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के चित्र देता है और उन पर जानवरों के रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। अब देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसमें डाटा संग्रहण का विकास करना नहीं होता है, बाकी सभी इसमें थे, ठीक है। ये 3 की 3 इसमें सृजनात्मकता का अवलोकन और कौशल का विकास करना इसमें सम्मिलित था। बात करेंगे आगे, प्रथम ओजोन छिद्र पाया गया। देखिए प्रथम ओजोन छिद्र, ये भी क्वेश्चन फिर से आ गया है, ठीक है। तो अंटार्कटिका के ऊपर जो है प्रथम ओजोन छिद्र पाया गया था, अंटार्कटिका। वातावरण की आर्द्रता किस में मापी जाती है? तो ये हाइग्रोमीटर में मापी जाती है भाई, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा, वातावरण की आर्द्रता। नेक्स्ट है, नदी के जल प्रदूषण को कितनी घुलित मात्रा से मापा जाता है? तो ऑक्सीजन, ठीक है। किसकी घुलित मात्रा, किसकी घुलित मात्रा? ऑक्सीजन की घुलित मात्रा। तो नदी के जल में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन घुली है, उससे उसकी प्योरिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो दोस्तों समुद्र जो है सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है, ऑप्शन डी। 2018 के पेपर का प्रिंट हमारे पास साफ नहीं है, तो उस पर नहीं काम हो पा रहा है, तो प्लीज़ अभी जो है 2019 तक के हमने 4 सेट आपको दे दिए हैं, और इसके बाद अभी हम नेक्स्ट जो है जल्दी से आपके लिए बाकी इससे पहले के सेट का भी इंतजाम करेंगे, व्यवस्था करेंगे। जैसे ही हो जाएगा आपके लिए अपलोड कर देंगे। बाकी 2018 का मैं एक जो अलग से पर्टिकुलर वीडियो होता है वो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, आप चैनल पर यूटेट प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। दोस्तों एग्ज़ाम होने तक निरंतर प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर और जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनका अध्ययन करते रहें। आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो है क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।